है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स स्पीड एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, इसमें दिया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। तो कह रहे हैं कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याएं दी हुई है। देखिए, पहली संख्या ये दूसरी संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो दोनों का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल कर देते हैं, यानी कि 306 गुणे 657 इक्वल टू, और HCF हो जाएगा हम लोग का 9। यहाँ पर देखिए HCF दिया है, HCF इतने का इतना है, तो 9 कर देंगे इंटू एलसीएम। अब देखिए, इसका गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 और 9 का इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब बटा में, इक्वल टू इधर बच जाता है, एलसीएम कटा देंगे 9 तो हो जाएगा 9 3 27, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36। और जब 34 का हम लोग गुणा कर देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार कि 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो 34 का जब हम लोग गुणा करते हैं 657 में तो आ जाता है 22,338, 22,338। तो ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। एलसीएम को लिख लेते हैं पहले, तो एलसीएम इक्वल टू 22,338। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बताना है कि ये जो संख्या है 6 का पावर n, ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि संख्याएं कब 0 पर समाप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के अगर गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो तभी वो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, नहीं तो नहीं होती हैं। चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे हम कहते हैं 10, ये संख्या 0 पर समाप्त है, 20 0 पर समाप्त है, 30 0 पर समाप्त है, 40 0 पर समाप्त है, 100 0 पर समाप्त है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए 10 का, तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 5। तो देखिए इसमें 2 और 5 आया कि नहीं आया। तो जिस संख्या के गुणनफल में, गुणनखंड में उसके 2 और 5 आता है, वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। ऐसे 20 को देख लेते हैं। देखिए 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। तो देखिए, तो आप कहेंगे किसमें तो 2 है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 4 में 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 को ऐसे उतारें, देखिए 2 गुणे 5 आया। अब ऐसे ही 30 को भी देख लेते हैं। देखिए 6 गुणे 5 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 आई 5 वैसे है, ये है, देखिए 2 और 5 आया। ऐसे ही किसी भी संख्या को आप चेक कर सकते हैं। 100 को ही देख लीजिए, 100 को लिख सकते हैं कि 20 5 100, 20 5 100 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 20 को 4 गुणे 5, 5 है पहले से है, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 गुणे ये 5 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए 2 और 5 आया कि नहीं आया, यहाँ भी 2 और 5 आया कि नहीं आया। तो जो संख्या, जिस संख्या के गुणनफल में, गुणनखंड में उसके 2 और 5 आता है, वही संख्या केवल 0 पर समाप्त होती है, अदरवाइज वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो चेक कर लेते हैं इसको कि 6 का पावर n, चलिए तो 6 को लेते हैं। तो 6 इक्वल टू, देखिए हो जाएगा 2 गुणे 3। अगर इसका पावर n भी लेते हैं तो, चलिए n को नहीं लेंगे वो, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अभी 6 को देखते हैं। तो देखिए 6 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो इसमें 2 आया और 3 आया, इसमें 5 तो आया नहीं। तो 2 और 5 अगर नहीं आया तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो कह देंगे कि 6 के गुणनखंड में 2 तथा 5 नहीं आता है, अतः संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। देखिए दिया है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो एकदम ये इससे सस्ता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है हम लोग एक्सरसाइज में। देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि देखिए जो भाज्य संख्याएं होती है उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। इसका मतलब ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य हैं। तो कह देंगे आंसर में कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अतः संख्या, लिख दीजिए इसको, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। लेकिन देखिए हम कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तो अभाज्य बता रहे हैं लेकिन 6 यहाँ पर भाज्य है, 4 भी यहाँ पर भाज्य है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जो कि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। सॉरी यहाँ 3 लिख दिए हैं। तो देखिए 2 2 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको ऐसे इसके फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी, और भाज्य हो जाएंगी, और भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये फाइनली आपका आंसर रहा।